नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर की गई उन प्रमुख नीतियों की जिसके लिए इन्वेस्टर समिट 2025 में निवेश प्रोत्साहित करना है। आज उन्हीं नीतियों को करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि उन नीतियों में ऐसा क्या है जिनसे निवेशक अपना पैसा लगाने के लिए प्रेरित होंगे और उनमें भी आम जनता को क्या लाभ होगा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। मध्य प्रदेश सरकार ने 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी कि GIS 2025 का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना। इस समिट से पहले राज्य मंत्रिपरिषद ने विभिन्न नीतियों को मंजूरी दी, जिनमें औद्योगिक संवर्धन नीति 2025, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग नीति 2024, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD पॉलिसी 2025, फिल्म पर्यटन नीति 2025 और पर्यटन नीति 2025 शामिल हैं। इन नीतियों का GIS 2025 से सीधा संबंध है, क्योंकि समिट के माध्यम से राज्य सरकार निवेशकों को इस नई नीतियों के तहत उपलब्ध अवसरों और प्रोत्साहन के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। इससे निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य का आर्थिक विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आज हम इन्हीं प्रमुख नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जिन नीतियों की मंजूरी दी है उनमें से प्रमुख हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD पॉलिसी 2025, PSP नीति 2025 और मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025। अगर बात करें इन नीतियों की तो थोड़ा सा विहंगम दृष्टि, संक्षिप्त दृष्टि माफ कीजिएगा, डालेंगे। CGD पॉलिसी 2025 शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के वितरण को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टैक्स बेनिफिट पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वहीं अगर जो बात करें पर्यटन नीति 2025 की, तो पर्यटन नीति 2025 का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना है, जिसके तहत गोल्फ कोर्स, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसोर्ट, क्रूज, हेरिटेज होटल, रोपवे, म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो आदि के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं अगर जो बात करें PSP नीति 2025 की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने PSP नीति 2025 यानी कि पम्प्ड स्टोरेज प्लांट नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता को बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। यह नीति ऊर्जा क्षेत्र में हरित क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आपको हम बताएं कि हमने इससे पिछले एपिसोड में पहले दो नीतियों की जानकारी दे दी है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के PSP नीति 2025 यानी कि पम्प्ड स्टोरेज प्लांट नीति 2025 की, जिसकी सरकार ने मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमताओं को बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। यह नीति ऊर्जा क्षेत्र में हरित क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए अब इन पर हम नजर डालते हैं। PSP नीति 2025 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको जान लेते हैं। ऊर्जा भंडारण और नवाचार, जो इसकी नवीकरण ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, निवेश को प्रोत्साहन। आपको बताएं कि ऊर्जा भंडारण में नवाचार PSP नीति 2025 के माध्यम से पम्प्ड स्टोरेज प्लांट की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली को प्रभावी ढंग से संग्रहित किया जा सकेगा। वहीं अगर जो बात करें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, इस नीति का लक्ष्य राज्य में सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत से बिजली उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन
बनाए रखा जा सके। यह सारी विशेषताएं हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। निवेशकों के लिए प्रोत्साहन, यानी कि पीएसपी नीति 2025 के तहत निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे राज्य में ऊर्जा क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। वहीं अगर जो बात करें, ये विशेषताओं की हमने बात की, वहीं इस नीति के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण में नवाचार लाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग करना और राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। मध्य प्रदेश की पम्प्ड स्टोरेज प्लांट पीएसपी नीति 2025 के तहत परियोजना विकास के 4 प्रमुख तरीके प्रस्तावित हैं। यानी कि वो जो चार तरीके हैं उनकी ओर हम नजर डालते हैं। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? परियोजना विकास के 4 प्रमुख तरीके: राज्य सरकार द्वारा विकास, सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी क्षेत्र द्वारा विकास, संयुक्त उद्यम। ये जो हैं इसमें प्रमुख हैं। तो राज्य सरकार द्वारा विकास, इस मॉडल में राज्य सरकार स्वयं पम्प्ड स्टोरेज प्लांट की स्थापना और संचालन करती है, जिससे परियोजनाओं पर सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित होता है। वहीं अगर जो बात करें सार्वजनिक निजी भागीदारी, इस तरीके में राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियां संयुक्त रूप से परियोजनाओं का विकास करती हैं। इनमें निवेश, जोखिम और लाभ दोनों पक्षों के बीच साझा किए जाते हैं, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। वहीं अगर जो बात करें अगले जो मॉडल है कि निजी क्षेत्र द्वारा विकास, इस मॉडल के तहत निजी कंपनियां अपने निवेश से पम्प्ड स्टोरेज प्लांट की स्थापना और संचालन करती हैं। राज्य सरकार आवश्यक अनुमतियां और नीतिगत समर्थन प्रदान करती है, जिससे निजी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है। वहीं अगर चौथी बात करें तो संयुक्त उद्यम, इस तरीके में राज्य सरकार और एक या अधिक निजी या सार्वजनिक संस्थाएं मिलकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करती हैं। यह कंपनी परियोजना के विकास, वित्तपोषण, निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी संभालती है, जिससे विशेषज्ञता और संसाधनों का सम्मिलित होना होता है। अब ये तो 4 तरीके हमने आपको बता दिए कि संयुक्त उद्यम, और भी तमाम तरीके बताए। इन चारों तरीकों का उद्देश्य राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमताओं को बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग करना और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। मध्य प्रदेश की पम्प्ड स्टोरेज प्लांट यानी कि पीएसपी नीति 2025 के तहत ग्रिड की स्थिरता और ऊर्जा भंडारण को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली को प्रभावित ढंग से संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर उसे ग्रिड में आपूर्ति करना है, जिससे ग्रिड की स्थिरता बनी रहे। आइए इसके प्रमुख व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं कि क्या व्यवस्थाएं इसके लिए की गई हैं। तो मुख्य विशेषता जो है, ऊर्जा भंडारण में पम्प्ड स्टोरेज प्लांट की स्थापना। दूसरी जो इसकी व्यवस्था है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण। और तीसरी माफ कीजिएगा, जो दूसरी व्यवस्था है ग्रिड स्थिरता में सुधार, और तीसरी जो व्यवस्थाएं हैं नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण। तो ये सारी चीजें हैं। ऊर्जा भंडारण में पम्प्ड स्टोरेज प्लांट की स्थापना, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट के माध्यम से अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को ऊंचाई पर स्थित जलाशयों में पंप किया जाएगा। आवश्यकता के समय इस पानी को छोड़कर बिजली उत्पन्न की जाएगी, जिससे ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित होगा। ये बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसकी जो आवश्यकता के अनुरूप जो है इसमें बिजली उत्पन्न किया जाएगा। ग्रिड स्थिरता में सुधार, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट ग्रिड में ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, जिससे ग्रिड की स्थिरता में सुधार होगा और ऊर्जा की मांग में अचानक वृद्धि या कमी के दौरान भी स्थिर आपूर्ति बनी रहेगी। यह सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एकीकरण, ये जो स्थिति है वो पीएसपी नीति 2025 के तहत सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को पम्प्ड स्टोरेज प्लांट के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा, जिससे इन स्रोतों का अधिकतम उपयोग संभव होगा और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। इसी प्रकार पीएसपी नीति 2025 के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ग्रिड की स्थिरता और ऊर्जा भंडारण को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
जिससे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश की पम्प्ड स्टोरेज प्लांट पीएसपी नीति 2025 के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए उन व्यवस्थाओं पर भी हल्की नजर डालते हैं। निवेश को प्रोत्साहित करने वाले जो तथ्य हैं, पहला है निवेश प्रोत्साहन सहायता, दूसरा है कस्टमाइज पैकेज की सुविधा और तीसरा है निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण। यानी कि ये तीन चीजें यहां पर निवेशकों को प्रोत्साहित करेंगी। निवेश प्रोत्साहन सहायता राज्य सरकार ने औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के अंतर्गत निवेशकों को 200 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान किया है। आगे अगर जो बात करें कि कस्टमाइज पैकेज की सुविधा भी उन्होंने दी है। 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली मेगा श्रेणी की इकाइयां कस्टमाइज पैकेज के लिए पात्र होंगी। कस्टमाइज पैकेज क्या है, हम अपने विद्वानों से इस पर चर्चा करेंगे बड़े विस्तार से, जिससे उन्हें विशेष सुविधाएं और रियायतें मिलेंगी। और आगे की अगर जो हम बात करें, निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण राज्य सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि GIS 2025 से पहले पम्प्ड स्टोरेज प्लांट जैसी नई नीतियों को मंजूरी दी है, जिससे कि निवेशकों को आकर्षित करने और राज्य में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रोत्साहनों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमताओं को बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग करना और निवेशकों को आकर्षित करके आर्थिक विकास को गति देना है। आज ये हमने आपको विस्तार से इस बारे में बताया। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, जो विद्वान मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। A.L. द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की चूंकि शुरुआत हम करेंगे, चूंकि GIS है और GIS से पहले जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें तमाम नीतियां बनी हैं और उन्हीं नीतियों पर एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। आज PSP की हम बात करेंगे। जो PSP नीति सरकार 2025 लागू की है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न यह है कि नवीकरणीय जो ऊर्जा की बात है और ये जो विचार आया है, उसमें जो कंपनियां हैं GIS में आएंगी, कंपनी के मालिक आएंगे, तो क्या इन लोगों की रुचि नवीकरणीय ऊर्जा है, जिससे ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है, क्या इस और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं निवेशक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जी कि नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की जो सरकार की नीति है जी, ये बहुत अनूठी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है प्राकृतिक संतुलन पर जो है, जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत थे उनके कारण सबसे ज्यादा असंतुलन पैदा होता था, ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा असर पड़ता था और निश्चित तौर पर सारे प्राकृतिक संसाधन जो है निश्चित तौर पर एक सीमित तौर पर ही है, तो कभी ना कभी खाली हो जाएंगे और खाली होते जा रहे। तो जिस तरीके से नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो सहज स्रोत हैं, जो सूर्य के प्रकाश से मिलते हैं या पवन से मिलते हैं, हवाओं से मिलते हैं, तो इस तरीके से निश्चित तौर पर प्राकृतिक संतुलन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और निश्चित तौर पर पूरे देश के आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए ये एक सरकार का बहुत दूरगामी सोच प्रदर्शित करता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने यदि इस अपनी नीति के तहत जो है इसको प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, तो ये स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पर इससे बहुत संभावना है कि प्रदेश को लाभ मिलेगा जी। लेकिन इसके पीछे जो और कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा जी जी, यदि आपके पास आप मुझे 2 मिनट का समय और देंगे तो क्या मैं कह सकता हूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसको इस नवकरणीय ऊर्जा में जो उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही है, वो है जमीनों में 75% की सब्सिडी।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ये एक जमीनों का खेल बनकर ना रह जाए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी जगह है, आप भोपाल के आसपास के ही औद्योगिक क्षेत्र देख लें, जिनमें लोगों ने आवंटन जमीनें तो आवंटित करा ली हैं, लेकिन वहां उद्योग अभी तक नहीं डले हैं। और कुछ लोगों ने जमीन के लिए आवंटित करा करके 4 साल बाद उनको रीसेल कर दिया है या दूसरे को लीज पर दे दिया है। तो एक जमीन का खेल कर लिया, उसमें जो है प्रॉफिट जो है अपना पैदा कर लिया, और जो जनता को रोजगार का लाभ मिलना था, उद्योगों से प्रदेश सरकार को टैक्स के रूप में लाभ मिलना था, वो लाभ ना मिल करके लोगों ने जमीनों का खेल कर लिया है जी। और फिर इस बार मुख्य बिंदु जो है जमीनों में 75% की छूट सब्सिडी देने का जो सरकार का निर्णय है, वो निर्णय तो अच्छा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन इस बात पे बारीकी से नजर रखने की जरूरत है कि ये जमीनों के केवल 75% की सब्सिडी की छूट लेने का एक खेल बनकर न रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो नवकरणीय ऊर्जा में निश्चित तौर पर जमीन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। यदि जो है जो सौर ऊर्जा की बात करें तो उसका जो प्लांट लगता है वो कई बहुत बड़ा क्षेत्र घेरने वाली चीज है, तो उसका कुछ ऐसा उपाय बनाया जाए कि वो जमीन से निश्चित तौर पर जो उसके जो लगाए जाते हैं प्लांट, वो जमीन से कुछ उठा कर रखे लगाए जाते हैं, तो उसके उठाने की जो क्षमता है, जो उसकी जो हाइट है, उस हाइट को कुछ इस तरीके का बनाया जाए कि उस हाइट के नीचे की जमीन और लोग उपयोग कर सके। ये इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरे जो है जो पानी वाली बात है, वो निश्चित तौर पर वो उससे दोहरा लाभ मिल सकता है कि जो है जब ऊर्जा जो है एक्स्ट्रा पैदा होती है तो पानी को लिफ्ट करके ऊपर कर लिया जाए, और जब ऊर्जा की जरूरत दोबारा से है तो उस पानी को ड्रेन कर दिया जाए। तो उस पानी को ड्रेन करने से उस जो ड्रेन किए हुए पानी की निश्चित तौर पर कृषि कार्य में उपयोग हो सकता है। तो ये दूरगामी परिणाम इसके मिलेंगे। निश्चित तौर पर यदि ईमानदारी से इस कार्य योजना का कार्यपालन हो जाता है तो निश्चित तौर पर प्रदेश को लाभ मिलेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार में भी निश्चित तौर पर इस बात पर वरीयता दी जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को इसका लाभ रोजगार का मिले, और निश्चित तौर पर ऐसा मुख्यमंत्री ध्यान कर रहे हैं, ये भी मैंने सुना है। जी जी, अब रुक करेंगे हम यल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार आपकी तरफ। यल द्विवेदी जी, जैसा कि अभी आदित्य नारायण उपाध्याय जी ने एक शंका व्यक्त की कि 75% जमीनों में छूट दी जाएगी, जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, निवेशक यहाँ पर इसमें निवेश करेंगे, उनको अपने फैक्ट्री या प्लांट तैयार करने के लिए, इस तरह की बातें हैं। और उन्होंने ये शक व्यक्त किया है कि कहीं ज़मीनों का खेल ना बन जाए। तो क्या कुछ इस प्रकार सरकार प्रावधान कर सकती है कि अगर ये सिर्फ ज़मीनें आवंटित कर लिए, यहाँ पर निवेशक अपने प्लांट स्थापित नहीं किए कुछ निश्चित समय अवधि के अनुसार, तो वो जो ज़मीनें हैं पुनः सरकार के पास चली जाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात उपाध्याय जी ने कही कि लैंड एक्विजिशन तो जो फर्म है या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वह लोग करा लेते हैं, लेकिन 2 से 3 साल 5 साल तक उनमें ना ही कोई प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होता है और ना ही उन प्रोजेक्ट्स को कहीं उन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग होती है। और ये इस साल नहीं, पिछले विगत 15 साल 20 साल से लगातार देखने में मिल रहा है। आप मध्य प्रदेश के मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया के कॉरिडोर को अगर आप विजिट करेंगे देवेंद्र जी, तो आप ये पाएंगे कि वहां पर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिट्स होने चाहिए थी उतनी यूनिट्स नहीं हुई है, लेकिन लैंड एक्वायर कर लिया गया है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों ने उस क्षेत्र को कवर्ड करके फिर बाद में किसी और को ठेके पे या किराए पर उसको दे दिया है। जैसे आपने देखा होगा पूर्व में कि मध्य प्रदेश में जो ड्रग्स का एक बड़ा कारोबार हो रहा था और वो कहीं ना कहीं एक भोपाल के बहुत ही नजदीक एक एरिया में हो रहा था, और वो जमीन जो आवंटन हुआ था वो कहीं ना कहीं साबुन की फैक्ट्री को या केमिकल के फैक्ट्रीज को लगाने के लिए हुआ था। लेकिन वहां पर पाया क्या गया कि वो उद्योगपति ने किसी को दूसरे को रेंटल पे किराए पर दे दिया और वहां पर अवैध गतिविधियां संचालित हुई। तो मेरा ये मानना है
कि ऐसे जो इंडस्ट्रियल एरिया कॉरिडोर है, पहले तो उनको चयनित करके उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है कि उन जगहों पर आखिर कौन सी यूनिट संचालित हो रही है, कौन सी यूनिट का क्रियान्वयन हो रहा है। दूसरा जो सबसे मुख्य बिंदु इस सेमिनार या इस जीआईएस का होना चाहिए वह यही होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मैक्सिमम जो युवा बेरोजगार है उसमें 90% युवाओं को कम से कम जो रोजगार या स्वरोजगार से उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जरूरत की आवश्यकता है, और 10% के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से उसका कैपिंग रख सकते हैं कि पूरे देश से 10% के आसपास युवाओं को आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं या लैंड जो आप अलॉट कर रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से सब्सिडाइज रेट पे, वहां पर क्या चीजें संचालित हो रही है इसकी मॉनिटरिंग होना अति आवश्यक है। दूसरी ओर सरकार का दायित्व ये बन जाता है कि उन क्षेत्रों में रोड, बिजली, पानी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, ये सब भी बहुत ही आसपास होना चाहिए, क्योंकि जब इन यूनिट्स में वर्कर्स काम करते हैं या इन यूनिट्स में जब मैन पावर काम करती है तो उनको ये मूलभूत सुविधाएं वहां पर होना अति आवश्यक है। कई बार अमूमन देखने में आया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो डेवलप कर दिया, उसकी फेंसिंग हो गई, इंडस्ट्रियल एरिया भी चयनित हो गया, लेकिन वहां पर देखने में यह आया है कि रोड प्रॉपर नहीं है तो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती, फूड चेन सप्लाई नहीं बन पाती, कई बार वहां पर लाइट की कटौतियां होती हैं जिससे उनके यूनिट्स जो हैं वो नहीं चल पाते, तो उनको कहीं ना कहीं जनरेटर या अन्य साधन को उपयोग करना पड़ता है। तो ये सब कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी से सरकार को चिंता व्यक्त करते हुए इन सभी जो पॉइंट्स है इस पर रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर यह है कि ये जो पीएसपी नीति 2025 है सरकार की, और इस नीति के तहत जो पर्यटन और पारंपरिक व्यंजनों का विशेष अनुभव भी इस बार मेहमानों को कराया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? दरअसल क्या है कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक रूप से बहुत बहुत सक्षम प्रदेश है। यहाँ की प्राकृतिक छटाएं जो है निश्चित तौर पर पूरे देश और विदेशियों को जो आकर्षित कर सकती है, पर उसको प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाना और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कि वो आकर के यहाँ पर रह सके, यहाँ पर प्राकृतिक छटाओं का अवलोकन कर सके, और तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि रोजगार डिसेंट्रलाइज होगा, फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा। लोग जो है प्राकृतिक क्षेत्रों में अपने घरों में 2-4 कमरे एक्स्ट्रा बना करके अच्छे संसाधन दे करके लोगों को उनमें ठहरा सकते हैं। सरकार की योजना है कि लोग गांव में अब जहाँ जो प्राकृतिक क्षेत्र जो है जो समृद्ध है, वहां के आसपास के गांव के लोग जो है अपने ही घरों में कुछ ऐसा जो है निर्माण करें, ऐसी सुविधाएं प्रदान करें ताकि बाहर के लोग और विदेशी लोग आकर के यहाँ का जो है प्राकृतिक क्षेत्र जो है उनको उनका लाभ ले सके, और उसकी जो आय है, उनके रुकने से जो आय मिलेगी वो आय आम लोगों तक पहुंचेगी। तो ये एक रोजगार का एक बहुत व्यापक क्षेत्र हो सकता है, और केवल उन लोगों को नहीं, जो लोग ठहराएंगे केवल उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी, वो परिवहन के साधन यूज करेंगे, वो वहां के लोकल शॉपिंग करेंगे, व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, परिवहन को भी लाभ मिलेगा, हमारी सड़कें सुधरेंगी, सरकार को उसका रिटर्न मिलेगा टैक्स के रूप में। तो निश्चित तौर पर एक ये बहुआयामी योजना है और इस योजना का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये जमीन तक पहुंचे इस बात के लिए इसको शहर में प्रचारित करने की जगह उन लोगों तक प्रचारित करें जो इसको मूर्त रूप दे सकते हैं, वो ग्रामीण उन तक पहुंचाने की जरूरत है। 45 करोड़ रुपए भोपाल की सड़कों पर पोता फेरने के काम से ये योजना प्रचारित नहीं होगी। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो भोपाल की सड़कें पूरे प्रदेश की सड़कों की तुलना में वैसे ही बेहतर है, और उस पर हर बार उस पर पोता फेर दिया जाता है। 45 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट केवल सड़कों के बेहतरीकरण के लिए, क्या भोपाल की सड़कें बेहतर पहले नहीं थी और हमेशा रहना चाहिए बेहतर? भाई बात है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर कभी कोई निर्णय लेता है बड़े इन्वेस्टमेंट की, तो केवल समिट के मौके पर जैसा दिखता है उसको देखकर नहीं लेता, ये दूरगामी निर्णय होता है। उसके लोग पहले से सर्वे करते हैं,
जी। अधिकारियों के एटीट्यूड का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे अधिकारी कैसा एटीट्यूड दिखाते हैं काम करने के लिए, इस सबकी बातों वो लोग धीरे धीरे पता लगाते हैं, इसके बाद ही निर्णय लेते हैं। आप एक समारोह करके उनकी आवभगत कर देंगे मात्र, इससे बड़े बड़े उद्योगपति निर्णय नहीं लेते हैं। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना चाहिए और निश्चित तौर पर सरकार रखेगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, ये तो ध्यान रखना ही चाहिए निवेशकों के लिए। अगर जो आप निवेश चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो कि ये इवेंट बनकर ना रह जाए। एल द्विवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि पंप एंड स्टोरेज योजना के लिए जैसे कि अगर जो हमारे पास ऊर्जा ज़्यादा है, विद्युत का उत्पादन ज़्यादा है, तो उसका प्रयोग करके हम पानी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर चढ़ा दें और वहाँ से पुनः जो है जब कम हो इधर पानी तो ऊपर से छोड़ें और फिर बिजली हम जब बिजली की आवश्यकता हो तो बिजली बना लें, ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। ये योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए जैसे कि स्थान का चयन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो क्या ये मध्य प्रदेश के विभिन्न कुछ जगहों पर सरकार ने अभी चिन्हित कर लिया है कि ऐसी ऐसी जगहें यहाँ पर हैं जहाँ से पानी को ऊपर स्टोरेज करने में मदद मिलेगी, वहाँ से छोड़ दिया जाए तो इस तरह से पुनः जब बिजली की ज़्यादा मांग हो तो उसे छोड़ करके पुनः ऊर्जा का उत्पादन कर लिया जाए, विद्युत का उत्पादन कर लिया जाए? जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो आप बता रहे हैं योजना, ये बहुत ही अच्छी योजना है। अगर कहीं ना कहीं वाटर हार्वेस्टिंग का जब अगर बात कर लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज में जब आती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे अंचल है जो गर्मियों में जिनका पारा 40 डिग्री 42 डिग्री के ऊपर भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर जैसे मालवा का क्षेत्र हुआ, चंबल का क्षेत्र हुआ, ग्वालियर में अगर हम आसपास देखते हैं, वहां पे टेम्परेचर का जो रेशियो है अभी गर्मी के में आप देखेंगे 40+ चला जाता है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? अगर हम इंजीनियरिंग, जैसे चूंकि मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने देखा है कि वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंपाउंडिंग में अगर आप प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिट्स लगाते हैं, तो जब आप बरसात होगी तो आप उसकी वाटर हार्वेस्टिंग में जब आप वाटर हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जब बारिश का सीजन आता है तो आप पूरा स्टोरेज बना सकते हैं और उसकी कंपाउंडिंग से आप जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आने वाले जो आपके जो मंथ होते हैं, जैसे जब बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, फिर ठंड आती है और अन्य जब महीने आते हैं, तो आप उस जो यूनिट को, आप उस एनर्जी को दूसरी तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह आती है देवेश जी, कि कहीं ना कहीं जो लोकल करस्पॉन्डेंस होता है, लोकल जो मिनिस्ट्री होती है, लोकल जो अधिकारी होते हैं, उनकी क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होने के कारण इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम अन्य राज्यों में जाते हैं, अगर हम जैसे केरल में जाते हैं, हम अगर गुजरात में जाते हैं, जहां और अन्य जो राज्य हैं, वहां पर इस प्रकार की यूनिट्स आप देखने को आपको मिल जाएंगी, जहां पर पानी के स्रोत बहुत कम है। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं, वहां पर भी आपको वाटर हार्वेस्टिंग की कई यूनिट्स काम करती हुई दिख जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अभी भी कसावट होना बहुत जरूरी है, वो भी सरकारी अधिकारियों के ऊपर, जिससे जो भी यूनिट्स लगती है मॉनिटरिंग होना चाहिए और यूनिट्स में कहां पर क्या समस्याएं आ रही है, इसको उच्च अधिकारियों को जल्द से जल्द उसका निराकरण होना सुनिश्चित होना चाहिए। जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, एक अंतिम सवाल जरूर आपसे हम करना चाहेंगे कि जैसा कि अभी एल द्विवेदी जी ने ये बताया कि वास्तव में अन्य जगह तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की योजना ज़्यादा फलीभूत होती नहीं दिखी है और जो इन्वेस्टर आएंगे इसका आकलन करके ज़रूर आएंगे। तो सरकार को उनके सामने क्या चीज़ प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि वो इसमें इन्वेस्ट के लिए आतुर हों? सरकार को निश्चित तौर पर उन्हें इस तरीके से आश्वस्त करना पड़ेगा कि पहले की तुलना में मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। अब कैसे बदल रहा है, इसकी छवि सुधारने के लिए निश्चित तौर पर सरकार को कुछ इस तरीके की बातें सामने लाना पड़ेंगी, इस तरीके के तथ्य सामने लाना पड़ेंगे, ऐसे फैक्ट सामने लाना पड़ेंगे कि हमने पहले की तुलना में ये विकास किया है। हमारे काम का कार्यशैली जो है हमारी इस तरीके से बदली है, लोगों की सोच इस तरीके से बदली है, सरकार की सोच इन्वेस्टर फ्रेंडली कैसे हुई है और
उसको प्रशासन का कैसे आगे सपोर्ट मिलेगा, इस सब चीज के बारे में आश्वस्त करना पड़ेगा। केवल तड़क भड़क और दिखावे से नहीं होगा। जी, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आपका सपोर्ट करेंगे और हम आपके साथ में हर व्यक्ति के हर नए इन्वेस्टमेंट के साथ एक जो है सरकारी अधिकारी उनके साथ रहेगा, जो उनको होने वाली असुविधा के बारे में हमेशा सरकार और उनके बीच में एक कड़ी का काम करेगा। तो ऐसा लगे कि लोगों को सरकार के चक्कर ना लगाना पड़े, प्रशासन के चक्कर ना लगाना पड़े। एक कड़ी बीच में ऐसी निर्धारित रहे जो उनके स्वतः काम करा करके सरकार से दे, और उसके बीच में किस तरीके के कानूनी या प्रशासनिक व्यवधान आते हैं, उन व्यवधानों से उनको निकाल करके काम करने में जो है आसानी हो, इस तरीके का वातावरण निर्मित हो। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की इस अनूठी जो योजना है, जो वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा, और मध्य प्रदेश के हजारों हजार बेरोजगार इस ओर आंख उठाकर देख रहे हैं और मुख्यमंत्री और सरकार से उम्मीद करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मुझे लगता है मध्य प्रदेश की पूरी जनता जो है इस पे जो है नजर गड़ाए हुए है। जी, तो मध्य प्रदेश की जनता इस पर, इसकी सफलता के लिए नजर गड़ाए हुए है। अब समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विद्वानों का, आप आए और इस पर इतनी गहनता से चर्चा किया। तो हम लगातार GIS 2025 क्या खास में लगातार उन नीतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जो कमियां हैं उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ क्या कमी जो इन्वेस्टर है अपने आप को महसूस कर सकता है, उसको कैसे पूरा किया जाए और सरकार उसे किस तरह से प्रस्तुत करे निवेशकों के सामने कि इनमें इन्वेस्ट हो और काम हो, ये इन्वेस्ट हो, सिर्फ इवेंट बनकर ना रहे। इसलिए ये तमाम बातों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज ये दूसरा एपिसोड था। हम तीसरे एपिसोड में अन्य नीतियों पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विद्वानों की राय लेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।